हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं MLIS का, जो MLI 101 जो है उसका चैप्टर 7 से पहले हम लोग चैप्टर 1 to 6 ला चुके हैं इस पर, तो आप वो देख सकते हैं। तो चैप्टर 7 में है इन्फॉर्मेशन थियरी। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी में अप्रोचेज टू इन्फॉर्मेशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन का बेसिक्स, इन्फॉर्मेशन मेजर, इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कम्युनिकेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन थ्योरी, ये सब। तो शुरू करते हैं। अब यही इसमें देखो, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी तो मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था कि जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे जो है आपका देखोगे कि डेटा ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। तो वो और उसी का जो है मेन ऑक्यूपेशन जो है आजकल ज़्यादा किया जा रहा है, जॉब्स भी उसी में ज़्यादा होगा। आप देखोगे इंटरनेट पूरा इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है आपका, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो सारा इंफॉर्मेशन को ही यूज करके ट्रेन किया जाता है और बनाया जाता है। तो वैसे सोसाइटी को जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी हम लोग कहते हैं। तो ये सब आप पढ़ चुके हो पहले। ये सब कोडिंग, बाइनरी कोडिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आपको पता होगा। तो अब देखो, तो इंफॉर्मेशन एज, तो the information has become the central theme of living these days. It is treated as a commodity and traded for a price. Information economics has emerged as a subject of recent interest. इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स क्या होगा कि आप जो है इंफॉर्मेशन का ही जो है ट्रेड करने लगे, तो वो सब इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में आ जाता है। The world is witnessing a phenomena of information explosion. Consequently, the present period of human civilization is aptly called the information age, जैसे मैंने बताया। अब देखो, अप्रोचेज टू इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी का 3 अप्रोच कहा जाता है। सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कह सकते हो। अब इसमें सिंटैक्टिक पर्सपेक्टिव आता है, सिमेंटिक पर्सपेक्टिव आता है, कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव आता है। देखो, तो स्टडी यूजिंग सिंटैक्टिक पर्सपेक्टिव्स कंसंट्रेट ऑन द सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स सिंबल सेट यूजेज. These studies do not concern themselves with the semantic aspect of information. Their primary focus is on how to represent and communicate information effectively and reliably via the modern communication system. They view information as something conveyed by the messages put out by the source. तो वही है आपका जो सिंटैक्टिक जो अप्रोच हुआ इसमें यही हुआ कि आपको मैसेज से मतलब रखना चाहिए। अब जो जैसे मैसेज है तो मैसेज को एक इन्फॉर्मेशन मान के कैसे एक तरह से कम्युनिकेट किया जाए वन प्लेस टू अनदर, वो इस अप्रोच में आता है। अब देखो, प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, जैसे सिमेंटिक पर्सपेक्टिव इज कंसर्न विथ कंप्लीट एंड प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द मैसेजेस एज वेल एज रिलेटिव इंफॉर्मेशन कंटेंट। सॉरी, Semantic perspective is concerned with complete and precise meaning of the messages as well as relative information content between messages. Contextual perspective of information derives from the meaning of the messages from not only what is contained in the message but also from the context in which the messages occurs. तो यही है कि आपका जो है contextual perspective हुआ, जिसको pragmatic perspective भी कहते हैं। तो ये जो है सो आपको मैसेज से ज़्यादा मैसेज का जो मीनिंग है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप मैसेज में क्या कहना चाह रहे हो, है ना। और वो जो आपका सिमेंटिक पर्सपेक्टिव था उसमें मैसेज में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस कम्युनिकेशन जो चैनल्स हुआ वो सब यूज करके एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाने से मतलब है। ठीक है जी। अब देखो, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, देयर इज ए ट्रैफिक जैम ऑन द नेशनल हाईवे 3 बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आगरा इन इंडिया, टाइम इतना। अब देयर इज ट्रैफिक जाम ऑन दिस हाईवे, देयर इज ट्रैफिक जाम ऑन दिस हाईवे बिटवीन फरीदाबाद एंड पलवल। तो
यही है कि एक द फर्स्ट मैसेज इज कंप्लीट एंड प्रिसाइज एंड मेक सेंस टू एनी वन इन द वर्ल्ड। द सेकेंड इज रिलेवेंट ओनली टू दोज हु आर ऑन NH3 एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मैसेज। तो मैसेज इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। तो वही बताना चाह रहा है कि अब कहीं आप कह दो कि वहाँ पे जाम लगा हुआ है, तो वो जाम लगा हुआ है तो वो मैसेज आदमी कोई कब पढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। तो आप अगर जाम का टाइमिंग, डेट ये वगैरह सब लिख रहे हैं तो वो आपको जो है एक तरह से कंटेक्स्ट के साथ हुआ। अब देखो आगे देखते हैं, कुछ पढ़ने लायक होगा इसमें। तो in summary we may place approaches to information theory under 4 different causes: semantic हो गया, context dependent approach, recipient centered approach और semantic independent approach. The first 3 approaches are in some way connected with the semantics of information जो हमने ऊपर पढ़ा. Hence some authors place all the 3 under one heading: semantic information theory. सही बात है. The fourth approach completely ignores semantic aspects and concentrates on the information communication and storage aspect. To contrast from the other 3 approaches, the fourth approach is usually called syntactic information theory. Both है semantic information theory और ये है syntactic. तो इसमें जो है सो आपका मैसेज को कैसे स्टोर करोगे, फिर ये सब भी इसमें रहता है. अब सिमेंटिक अप्रोच जो मैंने जैसे बताया कि तो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में भेजा जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है. फिर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट अप्रोच इज ऑल्सो नॉन एज प्रैग्मेटिक इन्फॉर्मेशन अप्रोच, जो मैंने बताया कि प्रैग्मेटिक में जो है आपको उससे भी मतलब रहता है कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है ना. अब प्रैग्मेटिक इन्फॉर्मेशन स्टडी टेक इनटू अकाउंट the contextual aspects like place and time before evaluating the information center of the message. Recipient aspects may or may not be considered in pragmatic information study. तो वही context और time का भी इसमें ज़रूरत है. जैसे मैंने जो पहले वाला एग्जांपल देखा था हमने कि जो है किसी रोड पे अगर जाम लगा हुआ है तो वो जाम किस तारीख का लगा हुआ है और कितने बजे का लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, तभी वो इन्फॉर्मेशन का वैल्यू है. नहीं तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या वैल्यू रह गया. तो वही प्रैग्मेटिक अप्रोच में आता है. अब देखो यूजर सेंटर्ड अप्रोच में भी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट और कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट. तो वही है, यूजर सेंटर्ड होना चाहिए तो वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. डिफरेंट यूजर्स के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकता है सेम मैसेजेस के लिए. डिफरेंट यूजर्स में असाइन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वैल्यूज टू द सेम मैसेज डिपेंडिंग अपॉन द रेलेवेंस ऑफ द मैसेज. तो वही है. अब देखो आगे चलते हैं. इन्फॉर्मेशन बेसिक्स. अभी इन्फॉर्मेशन बेसिक्स में देखते हैं. तो इन्फॉर्मेशन को हमने पहले भी डिफ़ाइन किया था, तो इसमें आगे देखते हैं. इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन डिफाइंड वैरिडली बाय डिफरेंट ऑथर्स. अलग अलग डिफाइन किया गया. नॉट ऑल डेफिनेशंस हैव रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस. तो एक देखो जैसे इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट का क्या स्टेट में है, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो वो लिख दो कि ये पत्थर जो है सो इस जगह पे पड़ा हुआ है. उसका GPS लोकेशन भी अगर दे दो आप तो वो कोई स्टेट डिफाइन कर रहा है ना. तो वही कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना. अब इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस एट अ सर्टेन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. द ह्यूमन थॉट प्रोसेस इज एब्स्ट्रैक्टेड यूजुअली एट 4 लेवल्स: डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम. ये हमने यूनिट 1 से स्टार्ट कर रखा है. दीज लेवल्स ये सब आप जान रहे हो, मैंने पहले भी बताया है ये सब. अब देखो when raw data is processed or value is added to it, data becomes information. सही बताया. The first level of processing is usually statistical in nature, involving computations like averages, maxima, minima. Value addition may be qualitative or quantitative in nature. Examples of information include maximum temperature value in a day, percentage of errors in a question. तो ये सब जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन का आपको एग्जांपल दिया गया है. जैसे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसका जैसे आपका एक्सपेरिमेंटल डायरी हुआ, उसमें आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वगैरह से आपका ये डेटा बना. अब डेटा का जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन किया गया तो ये इन्फॉर्मेशन बन गया. मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो कि आपका
रोज़ का जो है डेटा है, सनराइज और सनसेट का अलग अलग डेट का डेटा है ढेर सारा। तो उससे आप अगर उस डेटा को रॉ डेटा हुआ, अब रॉ डेटा को आप अगर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अगर डाल रहे हैं कि मतलब कोई एक तरह से टेबुलर फॉर्म में या कैसे भी ऐसे डाले कि उसको समझने में इजी हो, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अब इन्फॉर्मेशन का एनालिटिकल प्रोसेसिंग या रीजनिंग किया जाए, मतलब क्या हुआ कि मानो कि आप उसको कह रहे हो कि अच्छा, तो एक तरह से एवरेज टेम्परेचर जो हुआ आपका मंथ का अगर निकाल रहे हो उस डेटा से, तो वो निकाल सकते हो। फिर आप उस डेटा से मान लो कि मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द मंथ निकाले, तो वो आप, ये सब क्या हुआ, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हुआ, तो वो नॉलेज बना। अब नॉलेज से जो है इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, जजमेंट वगैरह किया जाए, तो ये आपका विजडम बन जाता है, बुद्धि। तो ये सब समझ गए। अब एग्जांपल्स दिया है, ये सब आप देख लेना। जैसे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री, ये सब देख लो, एग्जांपल सब दिया होगा। अब इंफॉर्मेशन मेजर, इंफॉर्मेशन को कैसे मेजर करोगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, जहाँ आई है इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द मैसेज और पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द मैसेज, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द मैसेज अगर ज़्यादा है तो इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द मैसेज जो है वो कम होगा। देखो, लेट अस सपोज एज द कांस्टेंट, हाँ देखो यहाँ से पढ़ते हैं। We may relate the information content of a message to the probability of occurrence of the state conveyed by the message. If the probability is high, the information content is low, and vice versa. Hence, we may propose that the measure of information is inversely proportional to the probability of occurrence of the message. अब probability of occurrence of the message, कोई मैसेज जो है, क्या probability है कि कोई आपको बोला है तो वो सही है ना। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, कैसे, जैसे कोई कह दिया किसी के बारे में कुछ भी कि वहाँ पे मैंने एक सांप मरा हुआ देखा था, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है ऑकरेंस ऑफ द मैसेज का, वो इन्फॉर्मेशन के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो, लेट अस सपोज दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन इज पी बराबर 0, द वैल्यू ऑफ आई इज इनफाइनाइट, पी बराबर 1, समझ रहे हो ना। आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर पी हो तो पी अगर 0 कर दोगे तो आई क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। पी अगर इन्फिनिटी करोगे तो आई 0 होगा, वही बता रहा। देयर इज डे लाइट हियर, हाँ, इफ़ द प्रोबेबिलिटी पी बराबर 1 एज इन द केस ऑफ द मैसेज, देयर इज डे लाइट हियर, डे लाइट कहीं पे है। इन द एग्जाम्पल कंसिडर्ड above, we would like the value of I to be 0 rather than unity, समझ रहे हो। टू अचीव दिस वी अडॉप्ट अ लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, तो इसमें दोनों तरफ अगर लॉग लगा दिया जाए तो वही है, लॉग लगा के देख लो, लॉग लगा दिया गया, उसके बाद जो है आपका लॉग ए बाई बी पता होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये सब एग्ज़ाम में आपके नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ये सब नहीं आएगा। तो ये लोग का लगभग लग रहा फाइनल है। इफ़ ऑल द एन मैसेजेज आर इक्वली लाइकली, देन P1 बराबर P2 बराबर Pj, ऐसे करके द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ एनी मैसेज गिवन बाई Ij बराबर है log 2 1/1/n बराबर log n to the base 2। तो Ij जो हुआ के हो गया आपका log n to the base 2, ये आप याद कर ले सकते हो। अब इंफॉर्मेशन एंट्रोपी, देखो Shannon's approach is source centric. It is based on a simplistic view of the
generally observed human communication process. In everyday life, it is the communicator source who decides what is to be said from all that could be said. In other words, source is the repository of message and is the source that decide what message to be put out. तो सोर्स ही डिसाइड करेगा ना कि कौन सा मैसेज जो है उसे देना है, कौन सा मैसेज को जो है अभी रोक लेना है. तो वही ये जो है आपका इंफॉर्मेशन एंट्रोपी जो है सो सोर्स पे फोकस कर रहा है. कम्युनिकेटर जो बोल रहा है या फिर कोई मैसेज दे रहा है. हाँ. Shannon's model assumes that the source acts independently without regard to prevailing situation on the condition and nature of the recipient. तो वही है, नेचर ऑफ द रेसिपिएंट है उस पर आपका बहुत कम डिपेंड कर रहा है. ये जो है आपका जो सोर्स जो है वो जो मैसेज देगा, पहले मैसेज देगा तभी तो रेसिपिएंट तक जब पहुंचेगा. तो वही जो है इसमें सोर्स प्राथमिकता आ जाता है और रेसिपिएंट की उतनी ज़्यादा महत्व नहीं है इसमें. तो वही कह रहा है कि Shannon's model assumes that the source acts independently, उसका recipient से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, without regard to prevailing situation or the condition and nature of the recipient. This is not true in human communication process. Human communication process में सही नहीं है. A human communicator subconsciously or consciously takes into account the current situation and the capability and interest of the recipient before saying something. Human context में अलग होता है. आपको अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो किसी के, तो किसी को देख के पता चल जाएगा कि वो सुनने के जो है मूड में है कि नहीं है, मानो तो है ना. तो उस पे डिपेंड करता है. तो ह्यूमन पे ये लागू नहीं होता है ना. तो वैसे ही जो था, तो वी डिस्कस द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल मैसेजेस इन दिस सेक्शन बेस्ड ऑन Shannon's सोर्स सेंट्रिक मॉडल. वी डिस्कस द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ मैसेज इन अ सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस पुट आउट बाय अ सोर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर मैसेज रिफर टू एज द सोर्स एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन एंट्रोपी. तो एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है ना हर एक मैसेज में, तो उसको कहा जाएगा सोर्स एंट्रोपी या इंफॉर्मेशन एंट्रोपी. देख लो, ये सोर्स एंट्रोपी, सोर्स पे एम्फेसाइज किया जाएगा. तो वही है, जैसे उसमें माने तो प्रोबेबिलिटीज P1 P2 P3 है, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि एवरेज कंटेंट कहा जा रहा है ना, एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट. तो जैसे लॉग में वहाँ किए थे, तो सिग्मा मतलब हो जाता है समेशन. तो सिग्मा करके सबका जो है समेशन निकालें, पी के लॉग 1/p के जैसे जो प्रोबेबिलिटी था पिछले वाले में, टू द बेस 2 सेम हुआ. अब समेशन किया गया और उसके बाद जो है निकाला गया h बराबर है माइनस सिग्मा पी के लॉग पी के टू द बेस 2 फॉर के जो है 1 से n के बीच में होगा. तो देखो ये जो है इक्वेशन h बराबर माइनस सिग्मा पी के, ये जो है द फेमस Shannon's इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंट्रोपी विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए सोर्स एंट्रोपी. एंट्रोपी इज द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर मैसेज एज अ सोर्स. तो वही है. अब देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैसेजेस टू एंट्रोपी, ये सब इस टाइप का ग्राफ बनता है इसमें. देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, एफिशिएंट कम्युनिकेशन और रिलायबल और एरर फ्री कम्युनिकेशन. तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वही है कि इंफॉर्मेशन को आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो किसी के पास, है ना. द मेन फोकस ऑफ सिंटैक्टिक स्टडीज आर फाउंडेड बाय Shannon इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन. इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वी आर कंसर्न विद 2 मेन गोल. तो एफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपका लॉस ना हो कम्युनिकेशन में कुछ भी बैरियर्स वगैरह के कारण. रिलायबल और एरर फ्री कम्युनिकेशन, एरर फ्री होना चाहिए, है ना. अब एफिशिएंट कम्युनिकेशन का देख सकते हो. एज वी नो Shannon's अप्रोच इज सोर्स सेंट्रिक. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले, सोर्स पहले मैसेज भेजेगा तब तो उसके पास जाएगा, तो इसलिए Shannon's मॉडल जो है तो सोर्स सेंट्रिक होता है. Shannon proposed सोर्स कोडिंग एज अ मेथड ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन. वी यूज द मॉडल एज shown in the figure for understanding the concepts involved in achieving efficiency. In this model, the communication channel is assumed to be error-free and reliable. An ideal channel can transport information with perfect accuracy.
इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई नॉइज, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एंड इट डज नॉट कॉज इम्पेयरमेंट टू द सिग्नल इन एनी वे. वी नाउ एक्सटेंड द आइडिया ऑफ सोर्स इंट्रोपी टू वॉट कॉल्ड सोर्स इंफॉर्मेशन रेट, है ना. तो we know that entropy is the average information content of a message if by a source on an average delivers messages per second. तो SIR is given by वही सोर्स इंफॉर्मेशन रेट जो होगा, सोर्स इंफॉर्मेशन रेट क्या हो जाएगा आपका. तो मान लो कि S मैसेज पर सेकंड भेज रहा है और उसमें जो है रेट जो है उसका H है, ये इंफॉर्मेशन बिट्स पर सेकंड है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सोर्स इंफॉर्मेशन रेट मिल जाएगा, है ना. अब इसी में जो है सोर्स इंफॉर्मेशन रेट इज द एवरेज इंफॉर्मेशन रेट फ्रॉम अ सोर्स. समझ गए ये. सोर्स इंफॉर्मेशन रेट इज नॉट अ बिट रेट इन द कन्वेंशनल सेंस. इट डज नॉट रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट्स बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल. H represent the average information content per message and SH represent the information rate. तो यही है टू मेक अ डिस्कशन बिटवीन. तो देख लो यही सब है. अब वैसे ही चैनल कैपेसिटी हो गया जो मतलब कोई चैनल है आपका, जैसे कम्युनिकेशन चैनल हमने पहले डिस्कस किया था, तो वो परफेक्टली जो है कोई चैनल यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हो तो बिना किसी लॉस का जो है वो कितना डेटा पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी कहते हैं. तो देखो, द कैपेसिटी ऑफ ए चैनल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट एट विच द चैनल कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विच परफेक्ट एक्यूरेसी. सही बात है. दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट द चैनल इज आइडियल. वी कैन सी जो है तो चैनल ऑब्वियस ही बात है इससे ज़्यादा होगा, है ना. तो जो है ये वाला इक्वेशन को कहते हैं शैनन चैनल कैपेसिटी इक्वेशन. याद कर सकते हो आप, है ना. देखो, रिलायबल कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्टिंग कोड्स और एरर करेक्टिंग कोड्स, ये सब होगा तभी रिलायबल इंफॉर्मेशन होगा, है ना. जैसे उस पहले मैंने बताया था ना, कोडर था एक, डिकोडर, मतलब इनकोडर और डिकोडर. तो उसका क्या काम होता था कि यहाँ से कोडिंग करेगा, फिर वहाँ से डिकोड करके आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा. तो इसमें जो है और क्या होना चाहिए, एरर फ्री ट्रांसमिशन होना चाहिए, है ना. तो इसमें जो है देखो, द output of the source coder is fed to the channel coder, could then input big strings for error free transmission. At the receiving end, the channel decoder recovers the source coded information and feeds the same to the source decoder. समझ गए. देखो, Shannon stated and proved that equation 7.16 हो गया, is satisfied there exists a channel coding scheme that would ensure arbitrarily a small probability of transmission error. तो वही है. अब कोडिंग थियरी उसी पे जो है आपका डिपेंड करता है. जैसे एरर डिटेक्टिंग कोड्स, अगर कोई कोड्स में एरर है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, तो उसको कोडिंग थियरी अलग ही स्टडी है. तो फिर जो है एरर करेक्टिंग कोड्स, अगर कोई कोड में एरर है तो उसको करेक्ट भी कर सके, है ना. यही सब है. देखो, studies in semantic information theory have proceeded in 3 different directions: semantic centered studies, context dependent studies और user centered study. तो सीमेंटिक सेंटर्ड स्टडीज और कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया था कि मैसेज में क्या कॉन्टेक्स्ट के बारे में है, कोई उससे मतलब नहीं है, आपको केवल भेजने से मतलब रहना चाहिए. दे कंसीडर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर आर पार्ट ऑफ द context and hence ignore the role in arriving the information value. They are concerned with relative information content of the messages. समझ गए जी ये. तो ये सब रहने तो. अब देखो, तो ये ख़त्म हो गया. अब यूनिट 7 ख़त्म होता है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में यूनिट 8 डिस्कस करेंगे. और भी आगे जो है जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट का, फिर आपका KVS NVS, ये सब में जो है ज़रूरी पड़ेगा ये. तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं तब तो ज़रूरी है हमारे फैमिली से जुड़े. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.